हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री और चैप्टर हमारा है 11वां महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जो हमारा चैप्टर है इसको हम यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं और इस चैप्टर की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। इसके लिए आपको क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप ये टेलीग्राम पे सर्च करना है और ग्रुप जो आपके सामने आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे तो आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे नोट्स जो हैं आपको वेबसाइट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। गूगल पे जाना है, सिंपल eklavyastudypoint.com आपको सर्च करना है। ठीक है, आपके सामने वेबसाइट आएगी, होम पेज आ जाएगा, उसमें आप अपनी क्लास में जाओगे, अपने सब्जेक्ट में जाओगे, फिर आपको जो भी पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल हैं। आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसको समझ लेते हैं। तो ये चैप्टर हमारा है महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी ने भारत में जो आंदोलन किए थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, उन आंदोलनों को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी जी जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाया था। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता में गांधी जी का योगदान जो है अविश्वसनीय है, क्योंकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर एक शक्तिशाली औपनिवेशिक साम्राज्य की नीतियों को चुनौती दी थी। गांधी जी जो हैं ये जो है इन्होंने सत्य और अहिंसा पे बल दिया और इन्होंने जो आंदोलन किया, इनका जो आंदोलन करने का जो तरीका था वो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सत्याग्रह क्या है उसको भी आगे हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम 1915 से लेकर 1948 तक गांधी जी की जो गतिविधि थी, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक टॉपिक। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो गांधी जी जो है उनकी भारत वापसी देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका चले गए थे और लगभग 20 साल तक वो वहीं पे रहे। ठीक है, 2 दशक तक आप मान लीजिए वो वहीं पे रहे। उसके बाद वो आए भारत, यानी कि गांधी जी की भारत वापसी। ठीक है, गांधी जी विदेश में 2 दशक तक रहे थे और जनवरी 1915 में वो भारत में आए थे। ठीक है, तो भारत में कब आए थे? वो 1915 में आए थे, 1915 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। तो 1915 से लेकर 1948 तक वो भारत में रहे और क्या क्या हुआ, क्या क्या किया उन्होंने, उसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी जी ने इन वर्षों में ज़्यादातर जो हिस्सा था वो अफ्रीका में गुजारा था। ठीक है, यानी कि 1915 से पहले का जो समय था उन्होंने ज़्यादातर समय जो था अफ्रीका में गुजारा था। वहां पे गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो वहां पे वो एक वकील के रूप में गए थे। ठीक है, गांधी जी एक वकील थे और उस क्षेत्र में फिर वो भारतीय समुदाय के नेता बन गए। मतलब गए तो वो वकील के रूप में थे लेकिन भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह है इनका आंदोलन करने का जो तरीका है, पहली बार उन्होंने अफ्रीका में ही इसको आजमाया था। ठीक है, और ये अहिंसात्मक विरोध की एक विशिष्ट तकनीक है। यानी कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? हमें विरोध प्रदर्शन करना है। ठीक है, लेकिन विरोध कैसा होना चाहिए? अहिंसात्मक होना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के जो आंदोलन है वो सत्य और अहिंसा पे, ठीक है, निर्धारित है। और कहीं ना कहीं ये जो तकनीक है ना, ये जो इनका मतलब सत्याग्रह का जो तरीका है, अहिंसात्मक रूप से विरोध, तो ये एक बेस्ट तरीका भी माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर गांधी जी ने वहाँ पे जब अफ्रीका में थे तो उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में एकता बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि उच्च जाति वाले भारतीयों को निम्न जाति वाले लोगों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने क्या करा? एक तो धर्म, उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म का हो, आप सभी को, ठीक है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना है, ये है। दूसरा, फिर जो भेदभाव होता है ऊंची जाति और नीची जाति के बीच का जो भेदभाव है, उसके लिए उन्होंने चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी? कि मतलब इस भेदभाव को खत्म कर लो, वरना अगर हम इसी जाति प्रथा में बटे रहेंगे तो हम क्या होंगे? हमेशा गुलाम ही रह जाएंगे। ठीक है, उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली बता दिया था कि क्या हमारी गुलामी का कारण है। और इन्होंने महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता था, ठीक है, फीमेल्स के प्रति जो भेदभाव था, उसके लिए भी चेतावनी दी। 1915 में जब गांधी जी भारत में आए थे तो उस समय का भारत 1893 में जब वो गए थे
उस समय के भारत से अलग था, ठीक है। यानी कि कब गए थे वो, 1893 में गए थे, लेकिन वो आए कब, 1915 में आए। तो जिस समय वो गए थे उस समय भारत की कंडीशन अलग थी, लेकिन जिस समय वो भारत में आए उस समय भारत बिल्कुल अलग था। तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और भारत अभी भी ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी तब भी गुलाम था और अभी भी गुलाम है, लेकिन भारत राजनीतिक दृष्टि से काफी सक्रिय हो चुका था, ठीक है। माहौल जो था उस समय से इस समय में बदल चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय एक सक्रिय संगठन बन चुकी थी, ठीक है। कांग्रेस जो है एक एक्टिव संगठन बन चुका था और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, 1905 से 1907। और इस आंदोलन के जरिए मध्य वर्ग जो है इससे जुड़ गया, यानी कांग्रेस ने क्या करा, एक आंदोलन चलाया, ठीक है। आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन। अब ये जो स्वदेशी आंदोलन है इससे जो मध्य वर्ग है वो पूरा का पूरा जुड़ चुका था। फिर गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से हैं, विपिन चंद्रपाल जो कि बंगाल से हैं, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। यानी कि यहाँ पे पाल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लाल आ रहा है, लाल, इससे लाल मान लीजिए, तो इसीलिए इनको लाल बाल पाल कहा जाता था। ये तीनों बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे उस समय में। इन लोगों ने क्या करा, अंग्रेजी शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। इन्होंने ये कहा था, लाल बाल पाल ने, कि अंग्रेजों से अगर आप उस तरीके से करोगे ना विद्रोह, कि आप बैठ गए धरना दे रहे हो शांतिपूर्वक, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लड़ाकू तरीका अपनाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा हमें उनके खिलाफ, ठीक है। इनका जो आंदोलन करने का तरीका जो था वो अलग था। फिर गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना, ये कुछ उदारवादी समूह थे, ये लिबरल थे। और जो उदारवादी समूह थे जो कि लगातार प्रयास करते रहने का हिमायती थे, ये कहते थे। अब देखो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि सभी की विचारधारा अलग है। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले और जिन्ना जो हैं, ठीक है, जिन्ना, ये दोनों क्या हैं, उदारवादी हैं। ये कहते हैं कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ लाल बाल पाल हैं, वो कहते हैं कि भाई शांतिपूर्वक आंदोलन से काम नहीं चलने वाला, अंग्रेजों से हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। वो अलग विचारधारा है। यानी कि ये सब विचारधाराओं वाले लोग जो थे अपने अपने तरीके से अंग्रेजों का क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। आगे देखो, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा और MCQ में आएगा, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, GKG, ऐसे याद रखना, GKG, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी। गांधी जी को क्या सलाह दी थी, इन्होंने कहा था कि आप 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करो, ठीक है, और देखो भारत की भूमि को देखो, भारत के लोगों को देखो, उनको समझो, उनकी समस्याओं को देखो, तब आप भारत को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि गांधी जी इस समय गए थे 1893 में, फिर 20 साल लगभग लगभग वो वहां पे रहे थे, मोटा मोटा 20 साल मान लीजिए, ठीक है। इतने समय तक वो बाहर रहे, अब बाहर से आए हैं, वो अफ्रीका से आए हैं भारत में, तो भारत की कंडीशन बदल चुकी है। इसीलिए इन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप 1 साल तक भारत में अच्छे तरीके से घूमो, पूरे भारत में घूमो, वहाँ के लोगों से मिलो, उनकी समस्याओं को सुनो, उनको देखो, तब आप भारत की राजनीति को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी की जो पहली एंट्री, मान लीजिए पहली एंट्री या पहली सार्वजनिक एंट्री कह लो, या जो भी उसे हिंदी में कहते होंगे, ठीक है। तो हाँ, उपस्थिति, उनकी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी ना, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। तो क्या हो रहा था, जो BHU है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका उद्घाटन का समारोह था। तो उस समारोह में बहुत अमीर अमीर लोग, बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे, तो वहाँ पे महात्मा गांधी भी इनवाइटेड थे, तो महात्मा गांधी भी गए। तो वहाँ पे महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया, ठीक है, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में अपना एक भाषण दिया, और ये भाषण महात्मा गांधी का जो था बहुत फेमस हुआ, और वहाँ से महात्मा गांधी, ठीक है, भारत के लोगों के नज़र में आ गए। यानी भारत में ये जो फेमस हुए, जो पहले इनकी उपस्थिति थी वो BHU के तहत हुई थी, ठीक है। तो समझते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया वहाँ पे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए, तो समझते हैं। देखिए, फरवरी 1916 में क्या होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, इसका उद्घाटन का फंक्शन चल रहा था। इसमें जो लोग इनवाइटेड थे, ठीक है, उसमें ज़्यादातर राजा वगैरह थे, मानव प्रेमी, और जो ऐसे लोग जिनके दान से, ठीक है, जिन्होंने दान दिया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, वो सारे के सारे लोग जो थे इसमें इनवाइटेड थे, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो बड़े लोग थे, ठीक है, अमीर लोग थे, वो इसमें इनवाइटेड थे। समारोह में एनी बेसेंट
और कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। अब हुआ क्या कि जब गांधी जी को वहां पे बुलाया गया, जब उनकी बोलने की बारी आई, तो उन्होंने मजदूरों की बात करी, उन्होंने गरीबों की ओर ध्यान ना देने के कारण भारतीय जो विशिष्ट वर्ग था उसको आड़े हाथों लिया, यानी उनको उधेड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गांधी यहाँ से थोड़े फेमस हो गए। होता क्या है, उनको बुलाया जाता है, गांधी जी जाते हैं वहां पे, सभा में देखते हैं तो सारे सूट बूट वाले आदमी होते हैं, ठीक है, सभी अमीर व्यक्ति लग रहे होते हैं। वहां पे गरीब लोग नहीं दिखते उनको, मजदूर लोग नहीं दिखते, किसान लोग वहां पे इनवाइटेड ही नहीं होते हैं। तो इस चीज को देखकर महात्मा गांधी जो है वो थोड़े से विचलित होते हैं, ठीक है, उनको मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो वहां पे भाषण देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि बीएचयू की जो स्थापना भले ही शानदार है, लेकिन उन्होंने वहां पे धनी और अमीर लोगों को देखकर गरीब लोगों के लिए चिंता प्रकट की कि यहाँ पे अमीर लोग तो दिख रहे हैं मुझे, पर कोई गरीब व्यक्ति तो यहाँ पे है ही नहीं। गरीबों के प्रति उन्होंने क्या करा, चिंता प्रकट की। गांधी जी ने कहा कि भारत के लिए मुक्ति तभी संभव है जब तक आप अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें। बिल्कुल सही बात थी। देखो सही बात कैसे, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि अमीर व्यक्ति जो थे उनकी संख्या कम थी। कितने अमीर व्यक्ति होंगे सोचो, मुट्ठी भर लोग होंगे जो अमीर और वर्चस्व वाले लोग हैं, लेकिन जो गरीबों की संख्या थी वो बहुत बड़ी थी, किसानों की, मजदूरों की, इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। अगर ये सारे गरीब एक साथ आएंगे तभी तो आंदोलन बड़ा होगा ना। इन्होंने यही कहा कि अगर आप सोच रहे हो ना कि भारत की मुक्ति हो सके तो उसके लिए किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को शामिल करना पड़ेगा। मुट्ठी भर अमीर लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनका ये कहने का मतलब था यहाँ पे। गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय, कोई अर्थ नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं तथा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने किसानों की बात कर दी। किसान जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, ठीक है, उनका जो श्रम होता है उसकी जो लागत होती है, जो उनको पैसा मिलता है वो पूरी तरीके से पूरा उनको नहीं मिलता है। ठीक है, वो लाभ कहीं ना कहीं दूसरे लोग ले लेते हैं। तो इस चीज को उन्होंने टारगेट करा और इन्होंने कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, वकील, डॉक्टर और जो जमींदार हैं वो इसको सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर हमारी मुक्ति होगी तो केवल और केवल किसानों के माध्यम से होगी। क्यों कहा ऐसा गांधी जी ने, ये समझिए। गांधी जी ने इसलिए कहा क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तब तक कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जो बड़ी संख्या वाले लोग हैं उसमें शामिल ना हो। ठीक है, इसीलिए वो इस चीज को समझते थे, इसीलिए उन्होंने किसानों की बातें भी यहाँ पे की। गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना। यानी उन्होंने खुद की तारीफें वहां नहीं करवाई, बल्कि किसान और मजदूर जो थे उनकी बातों को उन्होंने किया, जो कि भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य थे। यानी कि भारतीय जनसंख्या में जो बड़ा हिस्सा है, जो बहुसंख्यक है, वो किसान और मजदूर हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी याद दिलाई। ठीक है, और इसके बावजूद श्रोताओं में अनुपस्थित हैं। कहते हैं कि सब कुछ है यहाँ पे, देखो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है, ऑडियंस में एक भी किसान, एक भी गरीब, एक भी मजदूर मुझको नहीं दिखाई देता है, सारे यहाँ पे धनी व्यक्ति ही बैठे हुए हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी ने वहाँ पे अपनी एक अलग इमेज बना ली, क्योंकि अमीरों के बीच में बैठकर वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया था। और उनका ये जो भाषण था, जब इनको बोलने का समय मिला था, उन्होंने सीधा सीधा मजदूरों और किसानों को के बारे में बात करी थी। तो अमीरों के नजरिए में भी इनकी एक अलग इमेज बन चुकी थी। ठीक है, अब देखते हैं गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत को समझते हैं। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि 1916 में बीएचयू में इनको बुलाया गया था, इन्होंने वहां पे अपनी बात रखी, और क्या बात रखी आपको बता दिया डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इनकी जो शुरुआती आंदोलन थे उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो आंदोलन है वो 1917 का है, चंपारण। ठीक है, चंपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन जो है वो किया था। चंपारण आंदोलन क्या है, बहुत शॉर्ट में समझना, अपने को डिटेल में नहीं जाना। तो ये आंदोलन जो है बिहार में जो चंपारण जिला है, ठीक है, यहाँ पे हुआ था 1917 में। किस लिए हुआ था भाई, तो चंपारण में गांधी जी ने, जो किसान थे वहाँ के, उनको अपनी पसंद की फसल उगाने की आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन किया था। होता क्या था देखिए, कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों को फायदा होता था नील में। ठीक है, तो वो क्या करते थे, किसानों पे दबाव डालते थे कि ज्यादा से ज्यादा नील की खेती करो। अब किसान मजबूरी में नील की खेती करते थे, उनको मजबूरी में नील की खेती करना पड़ता था, उनको नहीं पसंद था। ठीक है, उनका शोषण भी हो रहा था।
तो इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन कर दिया कि भाई नील की खेती क्यों करेंगे, किसान अपनी पसंद से फसल उगाएगा ना, उसको जो भी फसल उगानी है, जो भी उसको सही लगता है वो उसको उगा सकता है। क्यों भाई नील की खेती आप जबरन क्यों करवा रहे हो, इसीलिए इन्होंने आंदोलन किया था। और यहाँ के किसानों को नील की खेती करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा था, इसके खिलाफ गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, सिंपल इतना ही समझना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये तो था इनका 1917। अब देखो, आपको याद रखना है सारी चीजें क्रम से, अभी तक जो मैंने बताया है। भारत में कब आए, 1915। ठीक है, बीएचयू में उनकी पहली उपस्थिति हुई, कहां पे कब हुई, 1916। फिर इनका चंपारण सत्याग्रह जो था वो कब हुआ, 1917। ठीक है, 15, 16, 17। अब 18 में उन्होंने क्या करा, एक आंदोलन करा, जो कि कहाँ पे है, दो आंदोलन है वैसे तो, ये गुजरात में ही दोनों हैं। ठीक है, तो ये 1918। तो ये बिल्कुल क्रम से आपको याद रखना है। 15 में आए, 16 में उन्होंने वहां पे अपना भाषण दिया बीएचयू में, फिर 17 में चंपारण गए, चंपारण में आंदोलन करा, 18 में गुजरात गए, गुजरात में आंदोलन करा। ये सारी चीजें याद रखना है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ। और गुजरात आंदोलन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे दो जगह थी जहाँ पे आंदोलन करा था। एक तो अहमदाबाद में इन्होंने एक आंदोलन करा था, एक आंदोलन करा था खेड़ा में। ठीक है, अब ये आंदोलन जो थे अहमदाबाद और खेड़ा में थे, किस चीज पे थे ये आपको समझना है। अहमदाबाद में क्यों हुआ था आंदोलन, इसलिए हुआ था क्योंकि जो कपड़े की मिल है, जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, उस मिल में जो काम करने वाले जो मजदूर थे, ठीक है, इनके काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की गई थी इस आंदोलन में। यानी इन मजदूरों का यहाँ पे होता था शोषण, और इस शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या करा था, आंदोलन किया था। ठीक है, तो अहमदाबाद का इतना ही समझना है शॉर्ट में, बिल्कुल ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। बस 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ, 1917 में कौन सा हुआ, 1922 में कौन सा, इस तरीके से 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आंदोलन जो है वो है खेड़ा। खेड़ा आंदोलन जो है, इसमें क्या था कि किसान जो थे उनकी फसल जो थी वो चौपट हो गई थी। ठीक है, फसल खराब हो गई थी, लेकिन जो अंग्रेज जो थे वो उनसे लगान ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। अब किसान की फसल जो है वो चौपट हो गई है, नष्ट हो गई है, तो ऐसे में जो किसान है वो अपना टैक्स कहाँ से देगा भाई, उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो इसी लगान को माफ करवाने के लिए गांधी जी ने इन किसानों के लिए क्या किया था, यहाँ पे आंदोलन किया था। ठीक है, तो अहमदाबाद और खेड़ा दोनों याद रखना है। फिर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलन से गांधी जी जो थे ना, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे थे, जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। यानी गांधी जी की इमेज इन आंदोलनों के बाद ऐसी बन चुकी थी कि गांधी जी जो है एक राष्ट्रवादी नेता हैं। ठीक है, राष्ट्र से प्रेम करते हैं। दूसरा, वो गरीबों के हिमायती हैं, यानी कि गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ठीक है, तो गरीब भी अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे गांधी जी से। क्यों कनेक्ट कर पाते थे वो आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, आगे इस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब यहीं पे देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, 1915 में आए, 1916 में बीएचयू पढ़ा, 1917 में चंपारण पढ़ा, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद पढ़ा। अब 1919 में क्या होता है ये समझिए। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आ जाता है। अब ये रोलेक्ट एक्ट क्या है, इसका खूब विरोध किया जाता है। ठीक है, भारतीयों के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो आखिर ऐसा क्या था इस एक्ट में। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने इसको काला कानून बताया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इस एक्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको काला कानून बताया जा रहा है। ठीक है, क्यों भारतीय इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ऐसा इसमें है क्या, तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या था। तो देखिए, रोलेक्ट एक्ट 1919 का जो था, ये क्या था, ये उस समय आया था, उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, 1914 से 1918 वाला जो प्रथम विश्व युद्ध, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं, इसके दौरान आया था। इस समय में क्या था कि ये जो युद्ध हुआ था, इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीय जो सैनिक थे उनकी सेवा ली थी। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने भारत की जो सैनिक थे उन्होंने उनकी सेवा ली, और वो सोच रहे थे कि हमको इनाम मिलेगा, इनाम ना मिलके उनको रोलेक्ट एक्ट मिल गया। ठीक है, और इस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने प्रेस पे बैन लगा दिया, यानी प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी कोई चीज नहीं छाप सकता है। ठीक है, और खासकर उस समय में जो विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति का जो अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया था। और ये कानून बना दिया था कि अंग्रेज बिना जांच के
बिना किसी जांच के भारतीयों पे मुकदमा चला सकते हैं और उनको कारावास की अनुमति दे सकते हैं, यानी कि उनको जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, यानी बिना जांच के भारतीयों पे मुकदमा चला के उनको जेल में डाला जा सकता है, इसलिए इसको काला कानून कहा गया था। फिर अंग्रेजों को भारत में सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे दी गई थी कि वो चाहेंगे तो भारत पे सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, सेना के जरिए लोगों पे मारपीट कर सकते हैं। ठीक है, उनको जेलों में डलवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई थी, यानी कि लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया, प्रेस पे बैन लगा दिया, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग सभा नहीं कर सकते, सभा करना भी बैन कर दिया था, ज्यादा लोग 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते, ये बैन कर दिया। बिना किसी जांच के चाहे तो आराम से उसको जेल में डाला जा सकता है, सैन्य कार्रवाई हो सकती है, तो इसलिए इसको काला कानून कहा था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में गांधी जी ने अभियान चलाया, पूरे देश में ऑपरेशन चला, अभियान चला, जिसमें कि लोग क्या थे इसमें शामिल हुए। अब क्या क्या हुआ इसके दौरान ये समझिए। उत्तर और पश्चिमी भारत में अगर हम देखें तो चारों तरफ जो था बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद का समर्थन किया गया, लोगों ने दुकान और स्कूल को बंद रखा। ठीक है, लोग मतलब जब चारों तरफ हड़ताल हो गई, लोगों ने बंद कर दिया, सब कुछ बंद था, तो एकदम से मतलब जीवन ठहर सा गया था। पंजाब में तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। पंजाब में क्या हुआ था देखो, पंजाब के सैनिकों के साथ ज्यादा गलत हुआ था। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोग युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी, यानी कि जब ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से 1918 वाला, तो अंग्रेज जो थे पंजाब से सैनिकों को ले गए थे, पंजाबियों को ले गए थे वहां से सेना के रूप में, और उनको कहा था कि आप हमारी तरफ से लड़िए। ठीक है, वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन उनको लग रहा था कि भाई हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं तो बाद में अंग्रेज हमें इनाम देंगे, उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में इन्होंने अपनी सेवा दी थी, अब अपनी सेवा के बदले में इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्होंने इनको रोलेक्ट एक्ट दे दिया। ठीक है, बल्कि ये सारे प्रतिबंध इन पे लगा दिए। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद भी कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, स्थानीय जो कांग्रेस के नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और प्रांत की स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया, लोग बड़े लेवल पे विरोध कर रहे हैं, दुकानें लोगों ने बंद कर दी है। ठीक है, स्कूलों में जाना सबने बंद कर दिया, पूरी तरीके से सब कुछ ठहरने सा लगा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था भाई। फिर इसके बाद क्या करा अंग्रेजों ने, एक और काम कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये भी याद रखना, 1919 की ही बात है ये, 1916, 17, 18, 19 सारी चीजों को याद रखना है। 1919 में क्या होता है, अप्रैल के महीने में अमृतसर जो पंजाब में है, यहाँ पे खून खराबा हो जाता है। यहाँ पे एक अंग्रेज था, ठीक है, ब्रिगेडियर जो था, उसने राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, इसमें ऐसा कहा जाता है कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और रोलेक्ट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके थे। ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट पढ़ा हमने, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इस हत्याकांड में 400 के करीब लोग मारे गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब असहयोग आंदोलन की बात कर देते हैं कि अब हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, जो कि 1920-22 का है। वैसे तो 1919 के एंड में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसको 20-22 का आंदोलन कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें असहयोग अभियान चलाना होगा। ठीक है, इन्होंने इसकी मांग कर दी। भारतीयों से इन्होंने कहा कि स्कूल में, कॉलेज में और न्यायालय में जाना बंद कर दो। ठीक है, कोई नहीं जाएगा, और ना ही कोई टैक्स चुकाएगा, ना तो किसी को कोई किसी भी प्रकार का अंग्रेजों को टैक्स देना है, और ना ही कोई स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, न्यायालय में जाएगा, कहीं नहीं जाना, बंद करो सब कुछ। जब सब कुछ बंद हो जाएगा, अंग्रेजों को टैक्स नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि अगर असहयोग को हमने सही तरीके से पालन कर दिया ना, और हमने 1 साल भी अगर इसका पालन कर दिया, 1 साल तक हमने टैक्स नहीं दिया ये सब, तो ऐसे में क्या होगा, स्वराज प्राप्त कर लेगा, यानी भारत आजाद हो जाएगा। और अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन में जोड़ लिया। अब खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिमों का आंदोलन था। ठीक है, अब उन्होंने उस आंदोलनों को भी इसमें जोड़ लिया। उन्होंने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ आ जाएंगे तो आंदोलन जो है और मजबूत हो जाएगा, ये सोच के उन्होंने इनको भी क्या करा, इसमें शामिल कर लिया। आगे देखो फिर क्या होता है। असहयोग आंदोलन जो था उसका क्या प्रभाव हुआ, असहयोग आंदोलन तो शुरू हो गया, लोगों ने बातें माननी शुरू कर दी, इसका क्या प्रभाव हुआ, प्रभाव को समझेंगे। फिर हम ये भी समझेंगे कि आंदोलन बीच में रोकना पड़ गया, क्यों रोकना पड़ गया। तो देखो, किसानों ने
टैक्स चुकाना बंद कर दिया। 1921 में 396 हड़ताल हुई, जिसमें 6 लाख मजदूर जो थे उसमें शामिल हुए, यानी हड़ताल चलने लगी थी। उत्तरी आंध्र की जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जो जनजाति थी उसने वन्य कानून को मानने से मना कर दिया कि हम भाई किसी भी प्रकार का वन कानून नहीं मानेंगे। अवध के किसानों ने भी टैक्स देना बंद कर दिया। कुमाऊं के किसान जो थे उन्होंने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया, यानी कि सब ने असहयोग करना शुरू कर दिया। असहयोग मतलब हम उनका कॉपरेशन नहीं करेंगे किसी भी चीज में, ना उनको टैक्स देंगे ना उनका कोई काम करेंगे, हम हड़तालें करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ये सब होने लगी, तो ये प्रभाव हुआ। और 1857 के विद्रोह के बाद, जो हमारा विद्रोह हमने विद्रोही और राज वाले चैप्टर में पढ़ा था, उस विद्रोह के बाद पहली बार ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन में, जब अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। अंग्रेजों ने ये फील कर लिया था कि अगर ये आंदोलन नहीं रुका ना तो फिर तो भाई उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, यानी उनकी नींव हिला देने वाला आंदोलन था 1857 के बाद। दूसरा आंदोलन ऐसा था, आप मान लीजिए, कि जिसमें अंग्रेजों को फील हो गया था कि भाई अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, सब कुछ सही चल रहा था, असहयोग आंदोलन को बीच में वापस लेना पड़ा। अब ये वापस क्यों लेना पड़ा, इसको बंद क्यों करना पड़ा, ये आपको समझना है। तो वहां पे कुछ एक ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। वो घटना कौन सी है, तो ये भी याद रखना है, चौरी चौरा की घटना, जो कि 1922 की है, ठीक है। सारी चीजें याद रखना, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 22, सारी चीजें आपको जोड़ के रखनी है। हुआ क्या था इस घटना में, आपको ये जो चित्र है ना, इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ था। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि फरवरी 1922 में किसानों का एक ग्रुप था, उसने संयुक्त प्रांत में जो चौरी चौरा नाम की जो जगह थी वहां पे एक पुलिस चौकी थी, ठीक है, एक पुलिस स्टेशन था, वहां पे उन्होंने हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जलकर वहां पे मर गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आंदोलन जो था शुरुआत हुई थी उसकी अहिंसा से, लेकिन यहाँ पे तो हो गई हिंसा, ठीक है। और गांधी जी इस चीज को तो सपोर्ट करते नहीं थे, यानी उनका आंदोलन, नाम किसका चल रहा है, गांधी जी का, कि गांधी जी ने आंदोलन करवाया है, उनके आंदोलन में हो गई हिंसा और इतने लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में गांधी जी ने कहा कि हम इस आंदोलन को यहीं पे रोकते हैं और इस आंदोलन को वापस लेते हैं, ठीक है, यानी यहीं पे रोकेंगे क्योंकि ये आंदोलन जो है गलत दिशा में चला गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया, क्योंकि अब भाई जब ये घटना हुई ना उसके बाद अंग्रेजों ने शुरू करा एक्शन, और एक्शन ये हुआ कि हजारों भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी को भी जेल में डाला गया, ठीक है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पे राजद्रोह यानी देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, वो उनके आंदोलन से ही ये सब हुआ था, इसलिए उन पे देशद्रोह का मुकदमा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। गांधी जी चले गए जेल में, अब इनको 6 साल की सजा सुना दी गई। 6 साल की सजा सुना दी गई भाई। इसके बाद क्या होता है ये समझना है। अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट है जो आपको पढ़नी है। जिस न्यायाधीश ने, जज ने ये सुनाई थी ना सजा, उनका नाम था जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। इन्होंने क्या कहा था गांधी जी के बारे में, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। अब हमें बस इतना याद रखना है कि उनको 6 साल की इन्होंने सजा सुना दी, ठीक है। कितने साल की, 6 साल की। गांधी जी एक जन नेता के रूप में, यहां से गांधी जी जो है एक जन नेता के रूप में उभर चुके थे। गांधी जी ने आंदोलन में आम जनता को शामिल किया, क्योंकि इनका आंदोलन जो था ना उसमें केवल अमीर लोग नहीं थे, आप ये मत सोचना केवल अमीर लोग थे, इसमें आम जनता थी, यानी इसमें आप ये लगा लो किसान भी थे, इसमें मजदूर भी थे, ठीक है, इसमें हर प्रकार के कारीगर वगैरह हर तरह के लोग थे। तो इनका आंदोलन जो था वो बड़ा हो गया था, आम लोगों की भी इसमें हिस्सेदारी थी, इसमें किसान भी थे, इसमें मजदूर भी थे, इसमें कारीगर भी थे और इसमें अमीर वर्ग भी था, ठीक है, अमीर भी, हर तरह के लोग जो थे वो गांधी जी के साथ थे। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बिल्कुल बदल दिया था, क्योंकि इनका आंदोलन और इनका आंदोलन को जो तरीका था वो बिल्कुल बदल चुका था। 1916 में याद करो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो भाषण दिया था, जिसमें इन्होंने गरीबों की बात करी थी, किसानों की बात करी थी, मजदूरों की बात करी थी, याद आ रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो जो बात उन्होंने करी थी ना, ठीक है, वहां पे अपने भाषण में, उस भाषण को यहाँ पे, उस वायदे को यहाँ पे उन्होंने पूरा करा, यानी उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू करा जिसमें केवल अमीर नहीं बल्कि उसमें गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक सभी तरह के लोग जो थे इसमें शामिल थे, यानी कि उन्होंने जो बात वहां पे 1916 में कही थी वो चीज उन्होंने यहाँ पे पूरी कर दी, ठीक है। फिर गांधी जी के प्रति आदर, गांधी जी जो थे उनका सम्मान सभी करते थे, ठीक है, तो गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए लोग जो थे उन्हें महात्मा कहने लगे।
सामान्य जो जन थे वो एक तरह से उनको मतलब अपने जैसा देखते थे, सामान्य जन भी उनको अपने जैसा देखते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उनके जो कपड़े थे ना वो बहुत सिंपल थे, वो बहुत साधारण तरीके से रहते थे। जहां पे जो दूसरे नेता थे वो पश्चिमी शैली यानी कि अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनते थे, सूट बूट में रहते थे, ठीक है, फॉर्मल कपड़े पहनते थे। वहीं गांधी जी जो है वो बिल्कुल साधारण धोती पहनते थे, जो कि एक आम किसान भी अपने आप को कनेक्ट कर पाता था। मैंने आपको कहा था ना कि लोग गांधी जी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे। वो क्यों कर पाते थे? रीजन ये था कि वो उनके बीच में रहते थे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो उनके जैसे दिखते थे, साधारण दिखते थे, ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या थी कि वो उनके जैसे साधारण कपड़े पहनते थे। चौथा क्या है, मातृभाषा में बात करते थे, यानी बाकी नेताओं की तरह नहीं रहते थे, इसलिए लोग जो थे उनसे कहीं ना कहीं अपने जैसा उनसे उनको समझते थे और उनके साथ जुड़े थे। अब बात करते हैं अफवाह की। कुछ अफवाहें ऐसी थी जिसे आप भी सुनोगे तो आपको कुछ हंसी आएगी, आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि कितनी ज्यादा अफवाहें जो थी उस समय में फैल गई थी। तो महात्मा गांधी को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैल गई थी, उसी में से हम दो चार अफवाहों पे जिक्र करते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि राजा के द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार करने के लिए गांधी जी को भेजा है। यानी गांधी जी को किसने भेजा है? राजा ने भेजा है। किस लिए भेजा है? ताकि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी दुख तकलीफों में सुधार आए। और ऐसा कहा जाता था अफवाहों में कि उनके पास स्थानीय अधिकारी यानी जो अंग्रेज हैं उनके निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति, यानी कि अंग्रेज अधिकारी अगर उनसे कुछ बोलते हैं कि भाई ये चीज करनी है तो वो सीधा मना कर देंगे, उनके पास शक्ति है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता था। गांधी जी की शक्ति जो है अंग्रेज बादशाह से ज्यादा, यानी अंग्रेजों से भी ज्यादा ताकतवर है गांधी जी। उनके आने से अंग्रेजों का जो शासन है वो क्या है, वो सारे शासक जिले से भाग जाएंगे। ठीक है, गांधी जी की आलोचना करने वाले, अगर मान लो कोई उनकी आलोचना करता है, कोई बुराई करता है, तो गांव के लोगों के घर, जो मतलब गांव में जो लोग उनकी आलोचना करते थे उनके घर रहस्यात्मक तरीके से गिर गए। ठीक है, उनकी फसल खराब हो गई। ऐसी ऐसी अफवाहें थी। अफवाहें क्या थी कि उनको किसी राजा ने भेजा है। क्यों भेजा है? किसानों और जो मजदूर है उनकी दुख दर्द को दूर करने के लिए भेजा है। अंग्रेज उनसे डरते हैं, अंग्रेज उनको देखकर भग जाएंगे, अगर कोई उनकी आलोचना करेगा, कोई उनका विरोध करेगा तो उसका घर गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, मतलब इस तरीके की अफवाहें फैल गई। ये तो एक अफवाह है, ऐसी बहुत सारी अफवाहें और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बस्ती गांव में एक सिकंदर साहू नाम का व्यक्ति है। उसने कहा, 15 फरवरी को कहा कि वो महात्मा गांधी में विश्वास तब करेगा जब उसके कारखाने, जहां पे मतलब गुड़ बनाया जाता था, उसके कारखाने में गन्ने के रस से भरा हुआ कड़ाहा जो है, ठीक है, वो दो भागों में टूट जाएगा, तब मैं उस पर विश्वास करूंगा कि हाँ भाई ये गांधी जी सच में ऐसा है। तो तुरंत जैसा उसने बोला, तुरंत ही क्या होता है, उसका कड़ाहा जो था वो दो हिस्सों में टूट गया। समझ रहे हो? तो ऐसा होता था। तो ये अफवाहें थी जो उस समय में फैली हुई थी। ये तो एक अफवाह, और भी देखते हैं। ऐसा ही एक और समझिए। आजमगढ़ के किसान ने कहा कि वो महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। यानी लगाए तो उसने गेहूं है, लेकिन अगर वो तिल बन जाएंगे तब मैं मानूंगा हाँ भाई महात्मा गांधी ऐसा सच में है। तो अगले दिन जब वो खेत में गया तो उसने देखा उसके गेहूं जो थे तिल में बदल गए थे। ठीक है, तो ये चमत्कार हो रहे थे। आगे देखो, और छोटी छोटी कुछ और अफवाहें हैं। गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया तो उसके घर में आग लग गई। उसने ये बोला कि भाई ये चरखा चलाने की जरूरत क्या है, क्या होता है चरखा चलाने से, बस उसने इतना ही बोला, उसके घर में आग लग गई। फिर दूसरी अफवाह सुनिए। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने बोला होगा कि भाई जुआ मत खेलो, जुआ खेलना गलत बात है, क्यों खेलते हो? ठीक है, उन्होंने बोला, रुकने को कहा कि रोको इसे, बंद करो इसे। तो एक व्यक्ति ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहने लगा, गाली देने लगा गांधी जी को। तो अगले दिन उसकी बकरी को उसके 4 कुत्तों ने काट के खा लिया। ये एक अफवाह है। और आगे देखो, गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय करा। यानी कुछ किसान थे वो शराब पीते थे, ठीक है, जाम छलकाते होंगे वो आपस में। एक बार उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब से शराब नहीं पियेंगे। ठीक है, ज्यादातर जो शराबी होते हैं वो यही बोलते हैं कि अब से नहीं पियेंगे। तो ये इन्होंने डिसाइड किया, और उसमें से क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपना निश्चय तोड़ दिया। उसने बोला नहीं नहीं मैं तो पी लेता हूँ। ठीक है, वो जा रहा था दुकान की तलाश में, शराब की दुकान की तलाश में, यानी वो जा रहा था ठेके ठेके की तरफ। तो रास्ते में
रोड़ों की बारिश होने लगी। ठीक है, रोड़ो ही पढ़ना, कहीं कुछ और पढ़ो यहाँ पे। रोड़ो मतलब यहाँ पे पत्थर है, ठीक है, पत्थर की बारिश होने लगी। उसने गांधी जी का नाम लिया और रोड़ों की बारिश रुक गई, यानी जैसे ही उसने गांधी जी का नाम लिया और बारिश रुक गई। तो ये कुछ अफवाहें थी जो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और गांव गांव में फैल रही थी। लोग इन सब चीज़ों को सुनते थे, विश्वास करते थे। तो भाई बहुत सारे लोग इस पे विश्वास भी करते थे, क्योंकि गांव के लोग होते थे भाई, सुन लेते थे, उन्हें लगता होता था सच ही होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि ये चीज़ें उस समय में फैल रही थी। और अगर किसी को उड़ता तीर लेने का शौक रहा होगा उस समय में, तो हो सकता है वो गांधी जी के बारे में कुछ गलत बोल के ट्राई कर रहा हो कि देख लेता हूँ कहीं मेरे साथ तो ना हो ऐसा। तो ये चीज़ें थी। गांधी जी जहां पर भी गए वहां पे उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैल गई, ठीक है, खूब अफवाह फैली। कुछ स्थानों पे गांधी जी को गांधी बाबा और महात्मा गांधी कह के बुलाया जाने लगा। कुछ लोग उनको गांधी बाबा बोलने लगे। गांधी महाराज जैसे शब्द उनके लिए यूज किए जाने लगे। जन नेता के रूप में गांधी जी हमेशा से गरीब किसानों के साथ खड़े रहे, हमेशा वो गरीबों के साथ रहते थे। गांधी जी गरीब किसानों के हमदर्द और मसीहा के रूप में जाने जाने लगे थे, ठीक है। और गांधी जी ने आंदोलन जो भी किया, जो भी आंदोलन उनका होता था उसमें जो प्रचार प्रसार होता था वो मातृभाषा में किया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने बल दिया और आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे इनका बदलने लगा। रजवाड़ों को समझाने हेतु प्रजा मंडल का गठन इन्होंने किया, ठीक है। गांधी जी के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी ना वो इतनी मतलब अट्रैक्टिव थी कि बड़े बड़े नेता उनसे आके जुड़ने लगे। गांधी जी ने चरखे का प्रचार किया, प्रसार किया, हर तरह के लोग मतलब गांधी जी से मिलने लगे, उनसे जुड़ने लगे। 1917 से 1922 के बीच में भारतीयों के बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी से जोड़ लिया, जैसे महादेव देसाई हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, आप जानते हैं उनको, जेबी कृपलानी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, नेहरू हो गए, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी। ये जितनी बड़े बड़े लोग होते थे, ये बड़ी पर्सनैलिटी है सारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन सब ने अपने आप को गांधी जी से जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? इन्होंने समझ लिया था कि अगर अंग्रेजों से हमें आज़ादी चाहिए ना, तो हमें पूरे भारत को एक करना पड़ेगा। और पूरे भारत को एक करने का काम कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे, क्योंकि वो अपने साथ किसानों, मजदूरों, हर समूह को, ठीक है, लेके चलते थे। तो सभी जो थे वो गांधी को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने समझ लिया था, इसीलिए सब क्या हो गए? गांधी जी के साथ आ गए, उनके मुरीद हो गए, ठीक है। अब देखो, गांधी जी को वैसे तो 6 साल की सजा सुना दी गई थी, याद है मैंने बताया था कि उनको 6 साल की सजा सुना दी गई है, लेकिन फिर उनकी बीच में ही जेल से रिहाई हो जाती है, उनको बेल मिल जाती है, ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है। महात्मा गांधी को 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। अब उन्होंने अपना ध्यान जो था वो घर में बने कपड़े, जो खादी कपड़े होते हैं, उसको बढ़ावा देने और छुआछूत की समाप्ति में लगा दिया, ठीक है। उन्होंने जो समाज सेवा करने लगे एक तरह से, आप ये मान लीजिए, ठीक है, वो समाज सेवी बन चुके थे जेल से आने के बाद। पूरी तरीके से उन्होंने अपना फोकस इस पे रखा। फिर गांधी जी केवल राजनीतिक नेता नहीं बल्कि वो एक समाज सेवी, समाज सुधारक भी थे। उनका मानना था कि भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी ये जो बुराइयां हैं इससे मुक्त होना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों को भारतीयों को छोड़ देना चाहिए। फिर आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को समझते हैं, फिर आगे डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो था, जो उन्होंने शुरू करा था, जो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन वो चोरा चोरी वाली घटना की वजह से उसको रोकना पड़ गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष के बाद तक गांधी जी ने अपने आप को समाज सुधार के कार्यों में केंद्रित रखा। लेकिन 1928 में उन्होंने डिसाइड करा कि वापस से वो राजनीति में आएंगे, ठीक है, दोबारा से राजनीति में आएंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, लोगों को फिर से एकजुट करेंगे। उन्होंने इसी वर्ष क्या था, साइमन कमीशन भी आया हुआ था भारत में। इसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा था। अब ये साइमन कमीशन क्या है भाई, इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका विरोध पूरे देश में हो क्यों रहा था। तो साइमन कमीशन जो है, इसका गठन हुआ था ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 को, यानी 1927 को ये साइमन कमीशन बनाया गया था। इसमें जो टोटल मेंबर थे वो थे 7 मेंबर, यानी 7 सदस्यों का ये एक पूरा कमीशन था। इसमें क्या था, इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, यानी कि 7 मेंबर थे और टोटल अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था, ठीक है। और भारत में ये कब आया था, 1927 में बना था, तो एक साल बाद 1928 में भारत में आया था। अब ये जो आयोग है, इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, इनके नाम पे ही ये साइमन कमीशन कहलाता है। 7 सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? विरोध करने से पहले आप ये जान लो कि ये भारत में आया क्यों था, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये भारत में क्यों आया था, इसका उद्देश्य समझिए। ये इसलिए आया था कि भारत में
उपनिवेश की जो स्थिति है, अंग्रेजों का जो शासन है, उसकी जांच करने के लिए आया था और ब्रिटेन ने यानी इंग्लैंड ने इसको भेजा था। पूरे भारत में इसका खूब विरोध हुआ, सबने विरोध करा, गांधी जी ने भी विरोध करा इसमें, ठीक है। हालांकि गांधी जी डायरेक्ट शामिल नहीं हुए, लेकिन वो इसके खिलाफ थे, ठीक है। गांधी जी इसमें डायरेक्ट शामिल नहीं हुए, विरोध उन्होंने किया, लेकिन आंदोलन को अपना सपोर्ट करा, आशीर्वाद दिया। तो अब आपको यही लगेगा कि भाई इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 7 सदस्य हैं और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज हैं। भारत के बारे में वो लिखेंगे, ठीक है, आगे रिपोर्ट भेजेंगे तो अंग्रेज हैं भाई, ऊपर शासन करने वाले भी अंग्रेज हैं और ये भी अंग्रेज हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो सही तरीके से निष्पक्ष मतलब जानकारी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। वो भारतीय चाहते थे कि इसमें भाई कुछ भारतीय मेंबर भी तो हों, तभी तो वो भारत के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन इसमें सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ, ठीक है। फिर कांग्रेस का इसी नेक्स्ट ईयर 1929 में क्या होता है, एक वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन था ये। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दो घटनाएं ऐसी थी जो हमें इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। पहली घटना तो क्या थी कि नेहरू जी जो थे इनको अध्यक्ष बना लिया गया, ठीक है। और नेहरू जी जो उस समय में 40 वर्ष के आसपास के रहे होंगे उनकी एज, तो एक तरह से वो युवा ही माने जाते थे, ठीक है। तो यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है अगर किसी युवा को बना दिया गया, इसका मतलब क्या है कि युवाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था। फिर इस अधिवेशन में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, पहली बात तो ये थी कि नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया, दूसरी बात ये थी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और अभी देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने घोषणा भी कर दी है। और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, अलग अलग स्थानों पे जाके हमारा जो झंडा है तिरंगा उसको फहराया गया, देशभक्ति के गीत गाए गए और स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया गया। तो सोचिए इस समय देश आजाद नहीं हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। पूर्ण स्वराज यानी अंग्रेजों को एक तरह से चुनौती दी जा रही है, ठीक है यहाँ पे। फिर इसके बाद दांडी वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया, ठीक है। इसके तुरंत बाद गांधी जी जो थे उन्होंने घोषणा की कि वो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया कानून है, ठीक है, नमक कानून जो था उसको नहीं मानेंगे, यानी उसका क्या करेंगे, वो विरोध करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने उस कानून को मानने से मना करा। कानून क्या था ये समझिए, कानून ये था कि अंग्रेजों को अधिकार था नमक के उत्पादन में, यानी नमक का उत्पादन कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, और उसको बेचने का भी अधिकार किसके पास था, अंग्रेजों के पास था, ठीक है। तो ये जो अधिकार था एकाधिकार था और किसी दूसरे को ये अधिकार नहीं था, तो इसको गांधी जी ने गलत माना। गांधी जी का कहना था कि नमक जो है वो हर घर की जरूरत है, ठीक है, हर घर में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अंग्रेजों का ये जो एकाधिकार है वो गांधी जी ने सही नहीं माना, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध करा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, इस कानून को तोड़ेंगे। और इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने एक यात्रा का नेतृत्व किया, ठीक है, जिसको दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो नमक का उपयोग आपको पता है सभी घरों में होता है और अंग्रेज इसको ऊंचे दामों पे बेचा करते थे, जिससे कि लोग मजबूर थे उसको ऊंचे दामों पे खरीदने के लिए, ठीक है। इसी के खिलाफ गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू करा था। गांधी जी ने नमक यात्रा के लिए 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से चलना शुरू किया था इन्होंने। 3 हफ्ते के बाद ये जो इनका गंतव्य स्थान है यानी जो डेस्टिनेशन है वहां पर गए और फिर इन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाया, थोड़ा सा नमक बनाकर अपने आप को कानून की नज़र में गुनहगार साबित कर दिया। क्यों, क्योंकि उनको कानून तोड़ना था। अब इन्होंने मुट्ठी भर नमक बना दिया है जो कि अलाउ नहीं था, लेकिन इन्होंने कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने कानून को तोड़ दिया है। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सोचो कितना बड़ा जन सैलाब रहा होगा इनके साथ। और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी जी का आंदोलन के साथ एक अपील थी, ठीक है। अपील क्या है ये समझिए, गांधी जी ने कहा कि जितने भी स्थानीय अधिकारी हैं, ठीक है, वो आंदोलन में जुड़ जाएं। यानी उन्होंने आंदोलन में अधिकारियों से जुड़ने की अपील की कि आप छोड़ो ये अंग्रेजों की नौकरी, हमारे साथ आओ, हमारे इस आंदोलन में जुड़ जाओ, ठीक है। फिर वसना नाम का एक गांव था, यहाँ पे गांधी जी जब गए थे तो इन्होंने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं
तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। अछूत मतलब जो निचली जाति से थे, क्योंकि समाज में जाति प्रथा थी, ऊंची जाति नीची जाति ये होता था। तो ऊंची जाति वालों को कहा कि तुमने जो नीची जाति वालों के साथ आज तक भेदभाव किया है, ठीक है, ये गलत है। यानी इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों की खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचना कि मान लो अंग्रेज नमक कर खत्म कर दें, टैक्स खत्म कर दें या दूसरे तरह के टैक्स खत्म कर दें तो आपको स्वराज मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि आपने काफी भेदभाव करा है उनके साथ, ठीक है, अब आपको वो सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। आगे देखो क्या होता है, स्वराज के लिए आपको उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो अछूतों के साथ स्वराज के लिए, ठीक है, यानी कि जो इन्होंने अछूतों के साथ जो गलतियां करी है उन सभी गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहे थे, भाई जाति प्रथा को खत्म करो और ये जो ऊंच नीच वाला जो तुमने सिस्टम बनाया हुआ है इसको खत्म करो, एक साथ आ जाओ, ठीक है, सभी ऊंची और नीची जाति वाले लोग एक साथ एकजुट हो जाओ, एकता हो जाएगी तो अपने आप अंग्रेज भाग जाएंगे, ठीक है, इनका ये कहने का मतलब था। फिर स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम पारसी सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने जाति नहीं, अब यहाँ पे धर्म की एकता की भी बात कर दी, यानी सभी धर्मों के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमको स्वराज मिलेगा, तभी हम स्वराज प्राप्त कर पाएंगे। स्वराज मतलब खुद का राज, यानी अपना शासन। गांधी जी के आंदोलन में तथा उनकी सभाओं में तमाम जातियों की औरत मर्द शामिल हो रहे थे, यानी सभी जातियों के लोग उसमें शामिल होते थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से अपनी सभाओं में तो जाति प्रथा इनको खत्म ही हो गई थी एक तरह से। हजारों जो वॉलेंटियर थे राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे और कई सरकारी अफसरों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और वो गांधी जी के साथ आ गए। तो गांधी जी उस समय में एक बड़ा नाम होते थे, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के इनके साथ आते थे इनके आंदोलन में जुड़ने के लिए। नमक सत्याग्रह पर विदेशी नजरिया देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये जो नमक सत्याग्रह हो रहा था ना, ये आंदोलन, इसमें अंग्रेज क्या सोचते थे, अंग्रेज और विदेशी, यानी कि जैसे यूएसए की तरफ के लोग, जो अमेरिका के लोग क्या सोचते थे, ब्रिटेन के लोग क्या सोचते थे, ठीक है, और बाहर के लोग क्या सोचते थे, इसके बारे में ये समझिए। क्योंकि भारत में ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो बाहर के न्यूज़पेपर होते थे, मैगजीन होते थे, उसमें ये सारी चीजें छपती थी, भारत में जो भी घटनाएं हो रही है सब कुछ वहां पे कवरेज होता था न्यूज में, मीडिया में। तो वो क्या सोचते थे इसको देखते हैं। देखिए, एक अमेरिकी एक मैगजीन थी, ठीक है, समाचार पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम। इसको गांधी जी के कद काठी पे हंसी आती थी, क्योंकि इन्होंने देखा गांधी जी कैसे हैं, पतले से हैं, सूखे से हैं, बूढ़े से हैं, ठीक है, उनकी कद काठी को देख के ये हंसते थे, इनको हंसी आती थी। इनका इनका मजाक उड़ाया, ठीक है, पत्रिका ने क्या करा, गांधी जी का मजाक उड़ाया और ये कहा कि तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने उनकी जो कद काठी है, उनका शरीर है, ठीक है, बूढ़े थे वो, तो उसका काफी इन्होंने मजाक उड़ाया। अब कैसे मजाक उड़ाया इसको और अच्छे से समझते हैं। इस यात्रा के बारे में जब बात ये चली कि गांधी जी साबरमती से लेके, ठीक है, दांडी तक जो ये इनकी यात्रा है, इस यात्रा को करेंगे, तो इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम जो मैगजीन थी, इसने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पे शक जाहिर किया। इनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, ठीक है, इनका दावा था कि एक दिन तो पैदल चल लेंगे, ठीक है, दूसरे दिन चलने के बाद गांधी जी जमीन पे पसर जाएंगे, ठीक है, पसर गए थे या पसर जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा था कि गांधी जी इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये उनका मजाक उड़ा रहे थे और अपनी मैगजीन में लिख रहे थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मरियल साधु, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मरियल सा है, ठीक है, ये साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, मतलब वो आगे जा भी पाएंगे, इस चीज का इनको बहुत डाउट था। एक हफ्ते में पत्रिका की सोच बदल गई जब टाइम मैगजीन ने देखा कि यात्रा जो है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है, हजारों लोग लाखों लोग इनके साथ हैं, इनके सपोर्ट में हैं। तो इसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया, क्योंकि इनको लग नहीं रहा था कि ये यात्रा सफल हो पाएगी, लेकिन ये यात्रा हो रही थी। अब वे गांधी जी को एक साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे थे, ठीक है, ये अंग्रेज जो थे, और ये कहते थे कि ये ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं और ईसाइयों का ही तरीका अपना रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने कहना शुरू करा। तो जो टाइम मैगजीन कभी गांधी जी का मजाक उड़ा रही थी इस चीज को लेकर कि वो अपनी यात्रा को पूरा भी कर पाएंगे, जब यात्रा पूरी हुई तो वो बिल्कुल उनके, वो भी एक तरह से मुरीद हो चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संवाद। इस यात्रा में गांधी जो थे दुनिया की नजर में आ गए। इस यात्रा में यूरोप और अमेरिका की जो मीडिया थी, प्रेस थी, उसने बहुत कवरेज करी। रोज उनके न्यूज़पेपर में, उनकी मीडिया में दिखाया जाता था कि गांधी जी ने आज इतने किलोमीटर यात्रा करी, इतने किलोमीटर यात्रा करी, जो जो पल पल की अपडेट वहां पे दी जाती थी।
इसके द्वारा औरतों की हिस्सेदारी बढ़ी। ठीक है, ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें महिलाएं भी आ गई थी, क्योंकि एक समाजवादी कार्यकर्ता थी जिनका नाम था कमला देवी। कमला देवी ने गांधी जी को समझाया था कि आप अपने आंदोलन में बच्चों को, पुरुषों को ही शामिल करते हैं, लड़कियों को या महिलाओं को शामिल क्यों नहीं करते। ठीक है, महिलाओं को भी शामिल करो। तो उनकी बात मानकर उन्होंने महिलाओं को भी शामिल किया, तो इनके आंदोलन का दायरा और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि फीमेल जो थी वो भी इसमें आ गई थी। फिर अंग्रेजों में डर देखने को मिलता है। इस नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को फील हो गया था, महसूस हो गया था कि उनका राज जो है ना, अब यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। यानी कि भारतीयों को भी सत्ता में शामिल करना पड़ेगा, केवल वो सत्ता में बैठकर शासन नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसे आंदोलन होते रहेंगे, कब तक वो आंदोलन को शांत करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज अंग्रेजों को पता लग गई थी इस नमक यात्रा के बाद। फिर अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम भारतीयों के साथ बात करें और सत्ता को साझा करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत उनको कुछ रियायतें दें, जिससे कि उनको उनके आंदोलनों को दबा लें। ठीक है, इनडायरेक्टली वो गोल में सम्मेलन करने के बहाने कहीं ना कहीं उन पे कुछ लिमिट लगाना चाहते थे और उनको इस तरीके से रखना चाहते थे ताकि दोबारा से आंदोलन ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गोल मेज सम्मेलन हुआ। गोल मेज सम्मेलन का मतलब है एक गोल मेज होती थी, गोल टेबल होता था। जैसे देखो, ये आपको यहाँ पे गोल टेबल दिख रहा है, इस टेबल के अगल बगल में खूब सारे लोग बैठे हुए हैं, इसी को गोल मेज सम्मेलन कहा जाता था। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी। ठीक है, तो ये इसी उद्देश्य से की गई थी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 में हुआ था। इसमें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, ये समझ चुके थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो रोज रोज आंदोलन होते रहेंगे और एक दिन अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। तो क्यों ना हम भारतीयों को सत्ता में हिस्सा दे दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। ठीक है, इसमें देश के जो प्रमुख नेता थे वो शामिल नहीं हुए। अब सोचिए, जो मेन लीडर थे वो इसमें शामिल नहीं हुए। तो बात आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 1931 में गांधी जी जो थे उस समय जेल में थे, तो उनको रिहा कर दिया गया। अब देखिए, मेन चीज क्या है, जो बड़े बड़े भारत के नेता हैं, चाहे वो गांधी हो गए या पटेल हो गए या नेहरू जी हो गए, ठीक है, वो सब इसमें शामिल नहीं थे। तो और गांधी जी जेल में थे, तो ये गोलमेज सम्मेलन जो पहला था ये तो फेल हो गया, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। तो फिर इन्होंने क्या करा, गांधी जी को कर दिया रिहा कि भाई इनको जेल से निकालो, फिर आगे देखते हैं। फिर अगले महीने वायसराय उनकी बैठक हुई, जिसके बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी प्रमुख बातें ये थी। अब देखो, गांधी जी जेल से बाहर आ गए हैं, तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में क्या था, ये कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, यानी इस आंदोलन को आप वापस ले लीजिए, हम सारे कैदियों की क्या कर देंगे, रिहाई कर देंगे, जितने भी कैदी हैं सबको रिहा कर देंगे, आप आंदोलन वापस ले लो। जो तट वाले इलाके हैं वहां पे नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल है, यानी आपको नमक से दिक्कत थी ना, हम आपको अनुमति देते हैं कि नमक उत्पादन करो। ठीक है, ये भी हो गया। इस समझौते का रेडिकल राष्ट्रवादी लोगों ने विरोध करा, जो कट्टर राष्ट्रवादी लोग थे, ठीक है, उन्होंने इसका विरोध करा, इस समझौते का। उन्होंने गांधी और इरविन का समझौता था, इसका विरोध करा। क्यों करा भाई, इसलिए विरोध करा क्योंकि भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का जो आश्वासन था गांधी जी वो हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, नमक वाली बात मान ली गई, जेल से लोगों को छोड़ दिया गया, ये भी मान लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की भी बात मान ली। गांधी ने बोला ठीक है चलो हम वापस ले लेते हैं, आप हमारे सारे कैदी रिहा कर दो और हमें नमक उत्पादन की अनुमति दे दो। अंग्रेजों ने बोला ठीक है, हो गया। अब गांधी इरविन समझौता हो गया, लेकिन इसमें एक चीज नहीं हो पाई, वो थी देश को आजाद करने की बात। ठीक है, देश को आजाद करने की कोई बात नहीं मानी गई। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने इसका विरोध करा। अब गांधी ने समझ लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखो 1931 का। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में ही हुआ, जिसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि इस बार बड़े लीडर, गांधी क्या है, बड़े लीडर हैं, गांधी जी गए हैं। सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है इसमें गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी जो है पूरे भारत का नेतृत्व करती है, पूरे देश का नेतृत्व करती है। ठीक है, लेकिन इन गांधी जी के दावे पे तीन पार्टियों ने उनको चुनौती दे दी। एक तो ये थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो था उसको अलग ही दर्द रहता था।
ठीक है, वो कहते थे कि भाई हम मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस नहीं है। तो इन्होंने ही जाके काम बिगाड़ दिया मुस्लिम लीग ने। फिर रजवाड़े जो थे, रजवाड़े भी इसके विरोध में थे भाई, वो अपनी रियासतों की बात अलग करते थे। अंबेडकर भी इस चीज के विरोध में थे। तो इन तीनों ने इसको चुनौती दी थी कांग्रेस को। तो क्या हुआ, इससे सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया और गांधी जी को खाली हाथ वापिस आना पड़ा। अब अंग्रेजों ने भी समझ लिया कि इनके तो आपस में ही नहीं बनती है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ये अंबेडकर, ये आपस में ही नहीं बन पा रही है इन सभी की। तो यहाँ पे भी कोई फायदा हुआ नहीं। तो अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये भी फेल हो गया। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाती है। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत लौटे और उन्होंने समझ लिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों से कितने भी गोलमेज सम्मेलन करा लो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और नए वायसराय जो थे लॉर्ड विलिंगटन, ये गांधी जी से बिल्कुल नफरत करते थे। ठीक है, बहुत नफरत करते थे, बहुत चिढ़ते थे। इन्होंने अपनी बहन को एक निजी लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि अगर गांधी नहीं होता ना तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। सोचिए कितनी ज्यादा नफरत थी। तो विलिंगटन ने क्या लिखा है समझिए। विलिंगटन अपनी बहन को लिखता है, अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया जो है बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम बता देता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। ठीक है, कहता है कि मैं देखता हूं कि अमेरिका की जो मीडिया है वो उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो बिल्कुल अव्यवहारिक व्यक्ति है, एक रहस्यवादी व्यक्ति है, एक अंधविश्वासी व्यक्ति है जो जनता के बीच रहकर, ठीक है, गांधी जो है जनता के बीच में रहते हैं और लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं, वो पाखंडी, एक तरह से वो उनको पाखंडी मानते थे। तो ये जो विलिंगटन है वो ऐसा सोचता था गांधी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह चालू हो गया है। फिर 1935 में अब अंग्रेजों ने समझ लिया कि भाई अंग्रेजों ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। ठीक है, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन या जो भी करना चाह रहे हो, इरविन समझौता हो गया, वो चाह रहे हैं कि भारतीयों को सत्ता में थोड़ा सा हिस्सा दे दें ताकि भारतीय शांत बैठे रहें, कोई आंदोलन ना कर रहे। ठीक है, बड़ा आंदोलन वो चाह नहीं रहे थे, क्योंकि आपको पता है बाद में 1939 के आसपास वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी शुरू हो रखा था। ठीक है, तो ऐसे में उनको दिक्कत थी। तो 1935 में जो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया जो था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 का जो एक्ट था वो कामयाब नहीं हुआ था, उसका खूब विरोध किया था। तो उसको ही ठीक करने के लिए कुछ हद तक इस एक्ट को लेकर आए थे। और हमारा जो आज का कानून है ना भारतीय संविधान का, देश आजाद होने के बाद, उसमें लगभग ज्यादातर चीजें सेम यही अपना रखी हैं जो 1935 का एक्ट था। अब इसमें क्या हुआ देखिए, भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व शासन का आश्वासन दिया गया कि भाई हम आपको थोड़ा सा शासन करने के लिए देंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो, आपको शासन करने के लिए मिलेगा। 2 साल के बाद सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव भी हो गए। ठीक है, अब कांग्रेस, जब ये नए चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में कहीं ना कहीं सत्ता में आई है, यानी कांग्रेस को समर्थन मिला है। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में ही ये काम करेंगे। फिर सितंबर 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। मैंने कहा था ना कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। 1939 से लेकर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर है 2, ये शुरू हो जाता है, यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ही हिटलर और नाजी जो थे इनके बहुत आलोचक थे। तो इन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आज़ादी दे दें तो कांग्रेस उनके युद्ध में प्रयासों में सहायता देगी। ठीक है, यानी कांग्रेस ने ये बोल दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हम आपका सपोर्ट कर देते हैं वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, हम अपनी सेना, अपने लोगों को भेज देते हैं, भारतीयों को आपके साथ, लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब आप हमारे देश को आजाद कर देना, ये बात कही गई। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, अंग्रेज मान जाएंगे इस बात को? ठीक है, क्या लगता है आपको? सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि वो नहीं मानने वाले। अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने गुस्से में आकर अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया कि भाई हम नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। फिर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जो बहुल इलाके थे जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ के लिए स्वायत्ता की मांग कर दी। ठीक है, और अब जो संघर्ष था, पहले जो था संघर्ष वो सीधा सीधा ये था, एक तरफ थे भारतीय यानी कि इंडियन वर्सेस अंग्रेज था, यानी दूसरी तरफ ब्रिटिशर थे। ठीक है, भारतीय और अंग्रेजों के बीच में पहले था, अब ये बदल गया, अब ये हो गया है कहीं ना कहीं हिंदू, ठीक है, या भारतीय कह लो, वर्सेस मुस्लिम।
ठीक है, फिर वर्सेस अंग्रेज, इस तरीके से हो गया है। यानी अब कांग्रेस, कांग्रेस को आप हिंदुओं का संगठन मान लो, वैसे तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे, लेकिन आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। मुस्लिम जो थी, मुस्लिम लीग केवल मुस्लिमों की बात कर रही थी, ब्रिटिश सरकार अलग ही हो गई, तो इन तीनों के बीच में क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। 1942 में क्या होता है, चर्चिल जो थे, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने का के लिए अपना एक मंत्री भेजा था जिसका नाम था क्रिप्स। ठीक है, इसको स्टेफर्ड क्रिप्स कहा जाता था। इन्होंने भारत भेजा। ये क्रिप्स मिशन वाला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी और इसमें लेबर पार्टी शामिल थी, यानी कई सारी पार्टियों को मिलाकर एक सरकार बनी हुई थी ब्रिटेन में, जिसमें लेबर पार्टी भी थी। लेबर पार्टी जो है वो भारत के पक्ष में थी, ये भारतीयों से कहीं ना कहीं हमदर्दी रखती थी, उसको पसंद नहीं था कि भारतीयों को गुलाम बना रखा था। ठीक है, तो लेबर पार्टी ने इस चीज का विरोध भी कर रखा था, लेकिन सरकार का मुखिया जो था चर्चिल, वो कट्टर साम्राज्यवादी था, वो नहीं सुनने वाला था किसी की भी। तो क्रिप्स के साथ बात करते हुए कांग्रेस ने इस बात पे जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों में भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि देखो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। तो ऐसे में हमारी जो भारतीय है उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ आ जाते हैं, लेकिन आप अपने जो रक्षा सदस्य है उसमें हमारा कोई एक भारतीय है, उसमें कम से कम आप शामिल कर लो। लेकिन भारतीयों को तो वो बिल्कुल भी सत्ता में नहीं चाह रहे थे अंग्रेज, तो उन्होंने इस बात को नहीं माना, तो उनकी जो वार्ता थी वो टूट गई। तो यहाँ पे भी कोई क्रिप्स मिशन भी कोई काम का नहीं निकला। ठीक है, अब भारतीयों ने क्लियर समझ लिया था, गांधी जी ने, सबने समझ लिया था कि अंग्रेजों के साथ कितनी भी बात कर लो, कितना भी समझौता कर लो, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी कर लो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब आज़ादी जो है वो छीन कर लड़कर ही मिलेगी, बातचीत से नहीं मिलेगी। तो इसलिए लास्ट आंदोलन शुरू होता है जिसको कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के सफल ना होने के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, जो था 19 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसको अंग्रेजों भारत छोड़ो या क्विट इंडिया के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को इसी आंदोलन में गिरफ्तार भी कर लिया गया। देश के जो युवा कार्यकर्ता थे, लेकिन वो हड़ताल करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। जेपी नारायण जो थे समाजवादी नेता, जो आप पॉलिटिकल की सेकंड बुक में पढ़ते हो, ये वही जेपी नारायण। तो जेपी नारायण जो थे वो गांधी जी के साथ सक्रिय रहे। ठीक है, छुप कर काम करते रहे। पश्चिम में देखें तो सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिले जो थे, यहाँ पे स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर दी गई। ये बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन था। इसको असल में एक जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन क्यों कहते हैं भाई, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हजारों लाखों की संख्या में भारतीय जो थे वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसको दबाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तब भी 1 साल का समय लग गया उनको आंदोलन को दबाने में। ये जन आंदोलन इसलिए कहलाता है क्योंकि लाखों हिंदुस्तानी जो थे वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। जो युवा थे उन्होंने कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। सभी ने क्या करा, आंदोलन का रास्ता अपनाया और बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 1944 तक विश्व युद्ध जो था, वर्ल्ड वॉर जो था, वो खत्म हो गया। और इस समय गांधी जी जो थे इनको भी जेल से निकाल दिया गया, रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने क्या करा, कांग्रेस और लीग के बीच में जो समस्या चल रही थी, विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने का प्रयास किया, जिसके तहत उन्होंने कई बार जिन्ना से बात करी, लेकिन जिन्ना जो था वो मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में बन जाती है लेबर पार्टी की सरकार। लेबर पार्टी की सरकार बनना भारत के लिए बहुत अच्छा था। क्यों, क्योंकि लेबर पार्टी जो थी वो भारत को सपोर्ट करती थी, यानी वो भारत को गुलाम बनाने के बिल्कुल खिलाफ थी। उसने कई बार भारत की इस गुलामी वाली बात का वहां पे विरोध करा था। लेकिन अब इनकी लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है और ये सरकार जो है भारत की आजादी के पक्ष में है। तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो नेता थे उनके साथ कई बार मीटिंग करी और समझौता कराने का प्रयास किया। ठीक है, इस समय क्या था, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो चुका था, हिंदू मुस्लिम हो चुका था। तो 1946 में क्या होता है, विधानमंडल के चुनाव करा लिए जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश चुनाव। कांग्रेस जो सामान्य श्रेणी थी वहां से जीत जाती है, उसको खूब अच्छी वोटिंग होती है उसके लिए। लेकिन मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीट थी वहां पे मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है। तो यहाँ से ये पता लग जाता है कि जो मुस्लिम हैं वो क्लियर ये चाहते थे कि उनको एक अलग ही देश चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, वो कांग्रेस और भारत के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ से आपको ये पता लगता है
कैबिनेट मिशन। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने क्या करा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो ये दूरियां हो गई थी इसको खत्म करने का प्रयास किया, समझौता कराने का प्रयास करा, ठीक है। लेकिन इसमें ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो जिन्ना थे वो तैयार ही नहीं थे समझौते के लिए। फिर जिन्ना ने क्या करा, वार्ता टूट गई तो जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी, ठीक है, पाकिस्तान की स्थापना के लिए मांग कर दी कि भाई उनको एक अलग ही देश चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। तो जिन्ना ने क्या करा, एक लास्ट तरीका था जिन्ना के पास दंगे कराने का, उसने वो कराया। तो जिन्ना ने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कर दिया कि 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। और सीधा उन्होंने क्या करा, बंगाल में कलकत्ता में जो मुस्लिम जो थे उन्होंने तलवारें निकाली और हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया। तो खूनी संघर्ष चला कलकत्ता में, ठीक है। और ये हिंसा जो थी ये कलकत्ता से शुरू हुई, ग्रामीण बंगाल, बिहार में और संयुक्त प्रांत पंजाब तक फैल गई। फरवरी 1947 में वॉवेल जो था उसकी जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे इनको वायसराय बनाया गया, ठीक है। इन्होंने ऐलान करा कि ब्रिटिश भारत को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसका विभाजन भी होगा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भाई जिन्ना कोई समझौता तो करेगा नहीं, तो उसको एक अलग ही देश चाहिए। तो वही बात मान ली गई कि ठीक है हम आज़ाद तो कर देते हैं देश को, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको बंटवारा भी कर देंगे। तो 15 अगस्त 1947 का दिन चुना गया था जिस दिन सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आज़ादी नहीं है, एक तरह से इसको हम आज़ादी कहते हैं, पर रियलिटी में ये आज़ादी नहीं है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेजों ने सत्ता दो हिस्सों में बांट दी थी, ठीक है। एक तरफ तो भारतीय हो गए थे, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के जिन्ना वगैरह इनको बांट दी थी। स्वतंत्रता के समय अब देश आज़ाद हो चुका है, सभी जगह पे झंडे फहराए जा रहे हैं, ठीक है, और गीत गाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। तो एक तरफ दुख भी मनाया जा रहा है क्योंकि देश आज़ाद हो गया, हिंसा भी हो रही है, सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। तो देश आज़ाद हो गया है। उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे ये समझे। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया, वो शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो कलकत्ता में थे। उन्होंने वहां पर ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं पे झंडा फहराया। वो उपवास पे बैठ गए 24 घंटे के लिए, ठीक है। और उन्होंने इतने दिन तक जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन वहाँ पे ये दुखी हो गए थे क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो थे ये एक दूसरे को मार काट रहे थे, इनके बीच में विभाजन हो गया था। इससे गांधी जी क्या थे, काफ़ी नाराज थे। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी को एक प्रार्थना सभा में एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, ठीक है। और नाम था नाथूराम गोडसे। ये क्यों नाराज था भाई गांधी जी से? क्योंकि गांधी जी जो थे कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों का पक्ष ज्यादा ले रहे थे, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ उस दिन, मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, हिंदुओं ने नहीं करा था, मुस्लिमों ने आक्रमण किया था हिंदुओं पे, मारकाट शुरू हुई थी, ठीक है। किसके कहना पे? जिन्ना के कहने पे। अब जिन्ना ने कहा और उन्होंने ये कर दिया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे जो था वो नाराज था, ठीक है, कि गांधी जी को उनके खिलाफ बोलना था, लेकिन गांधी जी नहीं बोले वहां पे, तो इसलिए वो इसके खिलाफ था और ये हत्या हुई। फिर महात्मा गांधी जी को जानने के स्रोत, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है ना, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उनको जानने के क्या स्रोत हैं। तो अगर मैं टू द पॉइंट बताऊं, किताब में तो बहुत बड़ा है, आप पढ़ लेना आराम से। टू द पॉइंट बताऊं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उनके भाषण या निजी लेखन। महात्मा गांधी ने कई जगह पे कुछ भाषण दिए, ठीक है, उस भाषण से हमें पता लगता है। निजी लेखन, क्योंकि हरिजन नाम का जो अखबार था इसमें गांधी जी लिखा करते थे, उनके पत्रों को शामिल किया गया था, जिन लोगों से वो मिलते थे, ठीक है, उनके बारे में उसमें लिखा जाता था, तो उससे हमें पता लग जाता है। फिर जो पुराने लेटर्स जो थे, ठीक है, निजी पत्र वगैरह जो थे, उसमें से पता लग जाता है। न्यूज़पेपर, क्योंकि गांधी जी जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कहाँ पे छपती थी? न्यूज़पेपर में छपती थी। तो जो न्यूज़पेपर थे अंग्रेजी और हिंदी भाषा में छपने वाले, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे हमें गांधी जी और उनकी एक्टिविटी के बारे में पता लग जाता है। फिर सरकारी रिकॉर्ड्स, अब गांधी जी जेल में भी जाते थे, ठीक है, अब पुलिस उनके बारे में चार्जशीट बनाती होगी कि भाई उन्होंने कोई अपराध करा है, तभी तो जेल में जा रहे हैं, मुकदमा हो रहा है, अपराध हो रहा है, जेल में जा रहे हैं, जेल से रिहाई हो रही है, बेल हो रही है, सब कुछ होता था। तो उसका पूरा सरकारी रिकॉर्ड होता था। तो सरकारी रिकॉर्ड जो है, पुलिस का रिपोर्ट जो है, उससे भी हमें जानकारी मिल जाती है गांधी जी के बारे में। फिर आत्मकथाएं जो होती है उससे हमें अतीत का ब्यौरा मिल जाता है। तो आत्मकथाएं जो होती है वो स्मृति पे आधारित होती है, ठीक है, अपनी याद पे आधारित होती है, जो जो जिसको याद होता है तो उसके बारे में लिखा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। जरा भी अगर आपको डाउट हो ना, दोबारा देख लो वीडियो को, 3 बार देख लो, पर अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।